गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल लेन ऑफ विशाल। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज in which I will solve all question paper of LLB, BLLB, BBLLB of CSDM University. As you all know, LLB first semester, BLLB first or third semester exams are going to start within 15 days. Most probably it will be around 14 to 15 of February. So today in this video I will discuss contract 2021 paper of LLB first semester. क्योंकि देखिए पैटर्न जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का BLLB कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एक ही है, तो ये आपको इसमें भी फायदा करेगा, आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर में भी और BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में फायदा करेगा। और कहीं भी अगर कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होगा तो उसमें ये पेपर फायदा करेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई किसी ने अभी तक लॉ में बिल्कुल कुछ ना पढ़ा हो और वो पेपर सॉल्व कर लेगा, उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए ये सब जो क्वेश्चंस पेपर है मैंने एनालाइज किया, उन्होंने मेन टॉपिक से केवल पूछे हैं। और अभी तक का जो पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में 75 करने होते हैं। तो अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से कर लेंगे तो 50 to 60% नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और उससे ऊपर मैं लेस बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें केवल आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा, आंसर के साथ उसका रीजन बताऊंगा और आपको एक्ट में ले जाऊंगा, आपको कैसे पेपर करना ये भी बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो लास्ट टाइम पे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना कितना बेनिफिटेड होता है। तो आप सब लोग मेरे साथ जितनी भी देर रही है इसमें बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं से कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं वो भी समझिएगा, क्या किसके आंसर हो सकते हैं वो भी समझिएगा। आपको बहुत फायदा मिलेगा, लिटरली यू विल फील गुड आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। माई सेल्फ विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज। आपको साथ ये पेपर सॉल्व करने आया हूँ, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल सर्टेनली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए द कॉन्ट्रैक्ट दैट केम इनटू फोर्स। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, यहां बात कर रहा है इन्फोर्समेंट की। देखिए दो चीजें होती हैं एक्ट में, हमेशा दो चीज होती है, बात याद रखिए, एक इनैक्टमेंट डेट, एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। ठीक, इन्फोर्समेंट डेट। तो यहां पर जो बात कर रहा है इन्फोर्समेंट डेट, देखिए इनैक्टमेंट डेट क्या होती है, जब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट उस एक्ट को साइन कर देते हैं तो इनैक्टमेंट हो जाता है। इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है, कभी कभी कुछ एक्ट पे इनैक्टमेंट डेट इन्फोर्समेंट डेट सेम होती है। मान लीजिए कोई एक्ट आज प्रेसिडेंट साइन किया, आज ही से इन्फोर्स कर दिया, या किसी एक्ट को लेटर ऑन 1 अप्रैल 1 जुलाई इससे इन्फोर्स कर दिया। ये आपके एक्ट में अपने आप लिखी होती है, सेक्शन 1 देखिएगा इसमें लिखी रहती है। जैसे फिर इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट दैट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। ठीक, क्लियर, फर्स्ट का आंसर सी। अब देखिए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में इस सेक्शन से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, अभी सेक्शन के पास आपको ले जाऊंगा। एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब कुछ कंडीशंस होंगी, पार्टीज आर कंपिटेंट, देयर कंसेंट इज फ्री एंड ऑब्जेक्ट इज फुलफिल लॉफुल। अब हम लेके चलते हैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए हम लोग आगे व्हाट एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट
कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। देखिए यहां पे पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिखा, कंडीशंस भी लगी हैं और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए कंसेंट इज फ्री। तो यहां पर सेकेंड 2 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। क्लियर? ये जो सेक्शन है सेक्शन 10 आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। देखिए सेक्शन 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा नहीं, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसे एसेंशियल्स क्या है? फ्री कंसेंट पहला एसेंशियल, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दूसरा एसेंशियल, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पांचवा नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर आप लोग कहेंगे मैं कॉन्ट्रैक्ट जल्दी भी आपको बता दूंगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं एक दो क्लासेस में खत्म कर सकता हूं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। मतलब मेन पूरा एसेंस लंबा है, मतलब मेन जिससे आपको इजिली चीजों को समझ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज करेक्ट? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल मतलब ऑफर को, जैसे मैंने आपसे कहा क्या तुम मेरा सामान, मेरी बाइक, किसी एग्जांपल लीजिए। प्रपोजल क्या होता है? ऑफर करना, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे? अपोजिट पार्टी ने कह दिया हाँ खरीदेंगे, हो गया प्रॉमिस, बिल्कुल सही। अब प्रॉमिस के द्वारा एक कंसीडरेशन भी दे दी, उसने 50,000 रुपए दे दिए उसको, वो एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट ऐसा है जो लॉ से इन्फोर्सिएबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें तीनों आंसर सही हैं, तो विच इज करेक्ट? ऑल द अबव। ठीक, अगला आते हैं। देखिए प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफर। ऑफर कैसे होता है? देखिए ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, मान लीजिए रिटर्न एग्रीमेंट, एक एक्सप्रेसली उसने कह दिया जाके क्या तुम मेरा सामान खरीदोगे, एक्सप्रेस। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एक पर्सन से कहा, मैंने ए से कहा क्या आप मेरा कॉपी खरीदोगे, बुक खरीदोगे, स्पेसिफिक हो गया। जनरल, आपने पूरी सोसाइटी में लोगों से कह दिया कोई भी मेरा सामान खरीदना चाहता है वो मेरे पास आ जाए, तो फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा। प्रपोजल कैसे भी हो सकता है। अब देखिए ये है, देखिए ऑफर, देखिए एक और इसका है, पहले ऊपर हो गया एक्सप्रेस, हो गया स्पेसिफिक, जनरल। अब नीचे एक और तरह का ऑफर आ गया, ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। क्या होगा? मतलब एक ऐसा ऑफर जिसमें कोई वर्ड ना बोले गए ना लिखे गए, तो ये कैसे होगा? ये होगा इंप्लाइड ऑफर। मान लीजिए जैसे आप कानपुर में रहते हैं, आपको पता है जो माल लोड वाले ई रिक्शा बड़े चौराहे जाएंगे और वो एक लेन में खड़े होते हैं, आप उस लेन पे गए, बैठ गए, आपने उससे जो ई रिक्शा ड्राइवर से नहीं पूछा क्या तुम बड़े चौराहे जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिक्शे उस बड़े माल रोड पे खड़े होते सभी बड़े चौराहे जाते हैं। आप गए, बैठ गए, आपको यही पता है बस एक रेट फिक्स है, वहां के यूनियन के द्वारा के 5 रुपए लिए जाएंगे। आप बैठ गए, उसने भी ना पूछा, उसने बड़ा चौराहे आया, आप उतर गए, कोई भी सिंगल वर्ड आपने नहीं बोला। ये होता है इंप्लाइड ऑफर, बस 5 रुपए दिए चलते बने। तो ये इंप्लाइड ऑफर हो गया कि आपको पता है ये ऐसे ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से हो गया। देखिए 6, देखिए ये इससे आपके देखिए ऑफर के जितने टाइप है सारे क्लियर हो गए। काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर भी मैं बता दूंगा बहुत जल्दी किसी दिन। चलिए अभी बता देता हूं काउंटर ऑफर क्या होता है। देखिए काउंटर ऑफर क्या होता है, मैंने आपसे कहा क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे, तुमने मैंने खरीदू दूंगा लेकिन आप 40,000 की दो। फिर ऑफर मेरे पास आया, मैंने कहा मैं 40 की नहीं आपको 45,000 की बेचूंगा, आप एग्री कर गए, वो गया काउंटर ऑफर। क्लियर? तो आप ये काउंटर मतलब मैंने आपके ऑफर के आगे काउंटर किया, वो काउंटर ऑफर। अगला आया 6, गुड डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था, ये आज ही स्टूडेंट से मेरी क्लास में पूछा था मुझसे, इसका मतलब क्या होता है, बताता बहुत आसानी से। देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई गुड्स, एक शॉप में गए, वहां गुड्स रखे हैं सारी अलमीरा में, वहां पे जब गुड्स रखे हैं तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, आप आइए उस चीज को उठाइए, और अब आपको क्या करना है, एक
जो वहां पर कैशियर होगा उनके पास जाके ऑफर करेंगे, मुझे ये चीज खरीदनी है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो वो हो गया। तो जब तक वो चीजें वहां पे रखी है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। मेनू कार्ड इन अ होटल, होटल में, रेस्टोरेंट या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, वहां कोई मेनू कार्ड होता है, तो वहां जो चीजें लिखी है वो इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में आएंगी। आप इनविटेशन देंगे, मतलब ये आपको आपको खुद ही उसको, वो चीज आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ऑफर करो। आपने देखा, अब आपने ऑफर कर दिया तो इनविटेशन टू ऑफर कैटेगरी में आ गया। ये भी क्लियर? कोई भी डाउट हो आप लोग फ्री हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने के, कर दिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सर्टेनली आंसर करूंगा। देखिए ये आया कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर। देखिए एक इसमें केस था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बहुत ही फेमस केस था, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। उसमें ये चीज क्लियरली हेल्ड कर दी गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के स्वाद होंगे वो हमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो अगर कोई माइनर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, याद रख कर लीजिएगा ये केस। ठीक, शायद 1933 का केस था, देख लीजिएगा एक बार। देखिए कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी याद रखिएगा। मैं दिखाता हूं कहां पर है ये। देखिए कंसेंट, देखिए कंसेंट की बात हो रही है सेक्शन 13 में। देखिए कंसेंट की बात हो रही है सेक्शन 13 में, 13 कहता है कंसेंट। अब फ्री कंसेंट यहां पर आ जाएगी 14 पे। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि कंसेंट कहां डिफाइन है, 13 पे आप बताएंगे। 14 सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 10 से लेकर 30 को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। 10 से 30 तक आपके कम से कम 50% क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर आप 10 से 30 तक और सेक्शन 2 भी पढ़ के चले जाते अच्छे से, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, देखिए कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम से। ठीक है, अब फ्री कंसेंट, हम लोग यहां फ्री कंसेंट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट। कंसेंट फ्री तभी कहलाएगी जब वो कोर्जन से ना हो, अंडू इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड से ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से ना हो। तो कंसेंट कब फ्री कहलाएगी, जब वो इन पांचों में किसी भी चीज से नहीं हो गई, तब वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। अब देखिए आंसर, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कोर्जन है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर सब कुछ है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। देखिए अब देखिए मैंने ऊपर बताया था या वहां पर फ्री कंसेंट के लिए किसका, देखिए अंडू इन्फ्लुएंस था वहां पे 15 पे, कोर्जन था, फ्रॉड था, इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। देखिए मैंने इसका लिख भी रखा था इनकम्पिटेंसी। दिस एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी बिकॉज इफ अ पर्सन लैक द लीगल कैपेसिटी, क्योंकि पर्सन खुद ही पहले ही वो इनकम्पिटेंट है, तो फ्री कंसेंट की बात आएगी नहीं। फ्री कंसेंट की बात तब आएगी जब वो पार्टी कंपिटेंट हो। तो वो पहले ही इनकम्पिटेंट है, मान लीजिए माइनर है, अनसाउंड है, तो वो कंसेंट तो फ्री बात आएगी ही नहीं। तो element does not affect the free consent of party because if a person lacks the legal capacity to understand terms and consequences of the contract, their consent is not considered free. तो इसका आंसर हो जाएगा incompetency of parties. Fine. देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी प्रोमिसर इज द पर्सन हु मेक द प्रपोजल, और जिससे हो किया जाता है वो प्रॉमिस ही हो जाता है। देखिए सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 को आप लोग बिल्कुल हर चीज बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए आएगा, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड
प्रोमिसर, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है वो प्रोमिसर होता है, यहीं पर है, आंसर हो गया। ये कितना इजी है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजी सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट। अब आया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। देखिए कि यहां होता है कंसीडरेशन, जनरली आप जानेंगे कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में उधर हो सकता है। देखिए आपको ले चलते हैं सेक्शन 25 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 है। जो जो पेपर में देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं, कोई अनइंपॉर्टेंट अभी तक नहीं आया है। देखिए मिला 25, बिल्कुल। देखिए आपसे अगर कोई पूछे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होगा हमेशा, लेकिन अगर उनका केस इन बीचों में आएगा तब वो सही है। जैसे जनरल रूल क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किया गया है तब वो वैलिड है विदाउट कंसिडरेशन। अगला, प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट, फिर हो जाएगा। देखिए टाइम के हिसाब से मैं हर चीज फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं। आप लोग चाहेंगे तो मैं फुल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक, देखिए अगला आ गया अमाउंट विद ड्रॉ फ्रॉम एटीएम, तो ये आ जाता टिकट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टिकट कॉन्ट्रैक्ट होता है। टिकट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे आपने टिकट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से बहुत हद तक ये मिलता जुलता टर्म है। द वर्ड टिकट मीन्स साइलेंट, साइलेंट है। टिकट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टी विदाउट एनी वर्ड स्पोकन, बिना किसी शब्द के बोले लिखे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। A classic example of contract would be when cash is withdrawn from a customer of a bank from automatic teller machine, that is ATM. Another example of ticket contract can be, जैसे आपने देखा होगा कि बोली चल रही है, ऑप्शन चल रहा है, वो जो ऑप्शन कर रहा है ऑप्शनियर, उसने 1 2 3 बार हथौड़ा करा और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सेल हो गया, तो वो भी टिकट कॉन्ट्रैक्ट का होगा, एक तरह से इम्प्लाइड है। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से बहुत हद तक सिमिलर है, कहीं कहीं डिफरेंसेस हैं, वो कभी बाद में मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। देखिए 13th ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लीगल एंड इलीगल टर्म्स एंड लीगल टर्म्स इज सेपरेबल फ्रॉम इलीगल पार्ट, देन लीगल पार्टी। पढ़िए एक बार, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल और इलीगल पार्ट्स हैं और लीगल पार्ट अगर अलग किया जा सकता है इलीगल पार्ट से, देन लीगल पार्ट इज वैलिड। ठीक है, अगर वो इनसेपरेबल होते तब नहीं कर सकते। ठीक है, इफ अ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीगल एंड इलीगल पार्ट, एंड लीगल पार्ट जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ लीगल पार्ट है कुछ इलीगल पार्ट्स हैं, और लीगल पार्ट्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, इलीगल को नहीं अलग कर सकते, देन लीगल पार्ट इज कैन बी इन्फोर्स्ड, दैट इज वैलिड। देखिए, विच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन लैपनिंग ऑन नॉन लैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन, कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे होगा तो उसको हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। चलिए 14 पे, 31 पे आएंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ये अनसर्टेन इवेंट पे है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी ₹10,000 इफ बी हाउस इज बर्न, देखिए अनसर्टेन इवेंट पे है, तो अगर ये हाउस जलेगा तभी हम उसको पैसे देंगे, तो ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे है, इसलिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी आ जाएगा, मैं बता दूंगा।
देखिए एक आया, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन और पार्टीज। देखिए आपने हमेशा सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा एक इंटेंशन होती है, आपस में दोनों लोग सेम पॉइंट सेम सेंस पे एग्री करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेगा। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये होते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए देखिए मैंने आपके लिए इजी समझने के लिए पहले से कुछ क्वेश्चंस को लिख भी रखा था, ताकि आपको इजीली जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ जाए। पढ़िए, quasi contract is a contract that is not created by agreement between the parties. ये कोई एग्रीमेंट से नहीं बनी है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ ने अपने आप क्रिएट किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई इंटेंशन नहीं है, अपने आप बन गया, ऐसी जरूरत पड़ी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिकॉज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ ट्रू कॉन्ट्रैक्ट, तो म्यूचुअल एसेंट इज नॉट। जरूरी नहीं है कि हर पार्टी पे एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट पर्सन एग्री हो। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अचानक से बन जाता है, जरूरत पड़ी तुरंत बन गया, तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया आंसर। तो इसका आंसर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंटेंशन की जरूरत नहीं होती है। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आप बताइए, तो मैं वो भी बता दूं आपको। चलिए जल्दी जल्दी आइए, तो जल्दी देखिएगा। 6872 पे जाएंगे, वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, सर्टेन रिलेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लुकिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट किस चैप्टर पे है, हम लोग तो बता देंगे आप लोग। ठीक, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 5, 6872 पूरा इसी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हुआ फिफ्थ का। ठीक, अगला आया, देखिए, ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ ₹10,000 इफ इट रेन्स एंड इफ इन रिटर्न बी प्रोमिसेस टू पे ₹10,000 टू ए इफ डज नॉट। देखिए आप वेजरिंग एग्रीमेंट इसको कहेंगे, कि एक शर्त लगाई जा रही है आपस में कि अगर उसका घर चला तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, और घर नहीं चला तो इन रिटर्न बी प्रोमिसेस टू पे 10,000। तो यहां पर खाली एक पार्टी एग्री नहीं कर रही है, दोनों पार्टी एग्री कर रही है। एक तरह से करार हो रहा है, समझौता हो रहा है, बाजी बाजी लग रही है। अगर तुम जीते तो मैं तुमको इतना दूंगा, अगर मैं हारा हूं तो मैं दूंगा। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। ठीक, क्लियर? वेजिंग एग्रीमेंट कहां डिफाइन? वेजिंग एग्रीमेंट लिखा है वॉइड होते हैं, ये कहां पर डिफाइंड है ये आपको भी चलो दिखा देते जल्दी से। 28 पे आप जाएंगे, आपको वेजिंग एग्रीमेंट मिल जाएंगे, नहीं 30 पे सॉरी। देखिए, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर से जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएंगे। क्लियर? देखिए कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। देखिए एक आया टर्म क्विड प्रो क्रो। इसका मतलब क्या होता है? इसमें इन्वर्टेड कॉमा यहाँ होना चाहिए, अलग स्पेशल है। क्विड प्रो को समथिंग इन इन समथिंग, मतलब कोई कुछ के बदले में कुछ मिलना। तो ये कंसिडरेशन इसका आंसर होगा। क्विड प्रो को डिस्क्राइब एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन विच देयर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कुछ की बदली कुछ उसको मिल रहा हो। द फ्रेज इज लैटिन फॉर समथिंग, कुछ की बदली कुछ मिल रहा हो। कोर्ट में रेंडर अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वाइड इफ इट अपेयर अनफेयर वन साइडेड एंड सो क्विड प्रो को कंसिडरेशन इज ऑफन वारंटेड। कुछ के बदले समथिंग फॉर समथिंग। तो अगर मैं आपको बाइक दे रहा हूं, तो मुझे भी आपकी बदले से कोई पैसे की जरूरत है, इस बेसिस में दे रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा। तो ये कंसिडरेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्विड प्रो को कंसिडरेशन। देखिए, वेयर आर ऑफ पार्टीज इज अंडर अ मिस्टेक को, देखिए वेयर आर ऑफ पार्टीज, यहां पे आर की जगह वन होना चाहिए। देखिए आप एक बार मैं आपको यहां से और बता दूं अच्छे से। देखिए इसमें क्या होगा, पेपर है। देखिए हो सकता है किसी एक दो क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चनों में कुछ गलती हो,
आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा कुछ तो उसको आगे बढ़ जाइएगा। उस क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत ले लीजिएगा, नहीं ये मुझे आना चाहिए, मैंने पढ़ा है। हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो सकता है गलत हो, इसलिए उसको कभी दिल पे मत लीजिएगा, ईगो पे मत ले लीजिएगा, नहीं मुझे सॉल्व ही करना है। अपना टाइम को वेस्ट ना करिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, 100 नहीं करने हैं। अगर 100 करने तो बात अलग होती है। क्वेश्चन में जैसे अब ये यहां देखिए, ये लिखा है, देखिए वेयर आर ऑफ द पार्टी, यहां आर की जगह वन ऑफ द पार्टी होना चाहिए था। वेयर वन ऑफ द पार्टीज अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, या फीट की जगह फैक्ट होना चाहिए था। द कॉन्ट्रैक्ट इज, यहां देखिए दो वैलिड हो जाएगा कैसे, देखिए लिखा है हिंदी में, देखिए जहां पक्षकारों में से एक भूल के तहत पैरों के मामले में करार रही हुई, देखिए कुछ गलत है यहां पर, तो इसको वैलिड कहेंगे। देखिए अगर दोनों पार्टी, कोई टू पार्टीज है, दोनों पार्टीज किसी फैक्ट को बारे में नेग्लिजेंट है या गलती है, यार तो अभी मैं इससे नया हूं ना, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इन चीजों के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर देखिए दोनों पार्टी कोई फैक्ट की वजह से मिस्टेक में है तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में अननोन है या गलती से हो गया तो वो वैलिड रहेगा। आपको इसके लिए भी दिखा देता हूं मैं, बेसिक 21-22 बहुत ही अच्छा है। देखिए एग्रीमेंट वॉइड अगर दोनों पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टी अंडर अ मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ, अगर दो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट की वजह से अननोन है। अगर लॉ की है तो भी वो वॉइड हो जाएगा, नहीं लॉ वाले में वैलिड होगा, लॉ की मिस्टेक को नहीं मानते हैं। लेकिन अब अगर देखिए 22 क्या कहता है, देखिए 22, हम लोग के 22 से कंसर्न 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन ऑफ पार्टी एज मैटर ऑफ फैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। जानते हैं अभी मैं कुछ एग्जाम जुडिशरी का दिया था, वहां पे वैलिड नहीं लिखा था, एक जगह लिखा था वैलिड, एक जगह लिखा था नॉट वॉइडेबल। तो वहां पर हम लोगों को नॉट वॉइडेबल हम लोग करते कि नॉट वॉइडेबल का मतलब तो वैलिड है, लेकिन वहां पर स्पेसिफिक टर्म का यूज कर दिया था, तो हम लोगों ने 22 के लिए नॉट वॉइडेबल टिक किया था। अगर नहीं तब तो वैलिड कर देंगे। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it bring a matter of mistake as to matter of fact. Contract void नहीं है, voidable नहीं है तो valid होगा। देखते हैं not voidable लिखा है कि void लिखा, valid लिखा है, तो यहां वैलिड है तो आंसर वैलिड हो जाएगा 18। क्लियर। देखिए अगला आता है कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कि खत्म कैसे हो गया, कि मतलब उसका निर्वहन कैसे होगा, या तो उसको परफॉर्म कर दो या तो उसका ब्रीच कर दो, इस तरीके से परफॉर्म हो सकता है। तो उसी हिसाब से बाय परफॉर्मेंस करके या फिर इम्पॉसिबिलिटी, वो अब इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना। मान लीजिए मैं एक बहुत ही एग्जांपल देता रहता हूं अपनी क्लासेस में, कि जैसे मान लीजिए आज के समय में आपको पता है कि आरओ प्लांट गली गली लगे हुए हैं, तो वो आरओ प्लांट अभी लोग, आपने एक पार्टी से एग्री कर लिया है, एक कंपनी से, कि रोज वो आपके होटल में वाटर सप्लाई उस आरओ प्लांट से आएगी, ठीक, 1 साल का हो गया एग्रीमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लॉ लिया है आज से सारे आरओ की प्लांट बंद और हम लोग अपना आरओ प्रोवाइड करेंगे, तो अब उसके लिए इंपॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, ठीक है, एक ब्रीच, उसने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है।
तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो आंसर विल बी 19 का सी, ऑल द अबव। ठीक, यहां सारे आंसर हो गए, इसलिए ऑल द अबव। क्लियर? ठीक है। 20, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कम इन प्ले। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, परफॉर्म नहीं कर सकते, अब पॉसिबल नहीं है। when the where the performance where it is gone again, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो वेयर परफॉर्मेंस इज फिजिकली कट ऑफ, मतलब कि अब ये परफॉर्म फिलफिल करना, पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, या ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फेल्ड, ये चीज है। तो 20 का सी हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट मतलब अब फ्रस्ट्रेट होकर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए या यहां प्रदर्शन शारीरिक रूप से कट ऑफ है, जहां संविदा का उद्देश्य विफल हो जाता है, वहां उन दोनों। तो 20 का आंसर हो गया इधर ए और बी, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसमें क्या है, मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से। यहां पे देखिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म अब नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है, या खत्म हो गया परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो यहां पर मेरे हिसाब से अक्रॉस हटके यहां पे ऑकर्स आना चाहिए, ऑकर्स, ऑकर्स इमीडिएटली। तो डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स ऑटोमेटिकली होगा, तो इसका आंसर सी होगा। अगर नहीं होगा तो नन ऑफ एबव हो जाएगा। तो यहां पे मिसप्रिंट है बहुत चीजों में, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें अपने ज्यादा ईगो भी मत लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लीगैलिटी पे हम नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, लिटरल मीनिंग। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स ऑटोमेटिकली, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अगर यहां पे ये मिसप्रिंट नहीं तो इसका आंसर नॉन ऑफ एबव हो सकता है। ठीक है, देखिए मिसप्रिंट के साथ मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूं, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अगर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा। देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, पक्षकार का उल्लंघन तब होता है जब संविदा के लिए पार्टी अपनी लाइबिलिटी को परफॉर्म ना करे, मेक इज इम्पॉसिबल दैट शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट, टोटली और पार्शली फेल्स टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी चीज हो सकती है, आंसर तीनों चीजों का वही है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों केसेस में हो सकता है। ट्वेंटी थ्री, देखिए एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, ये गलत है, कि 26 में दिया है, सिंपल सी बात, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रोकने वाला है तो वो वॉइड माना जाता है। ठीक है, आपको दिखा दो 26 में लिखा है एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ मैरिज इज वॉइड, लेकिन अगर माइनर के लिए किया तो वैलिड है, क्योंकि माइनर की शादी आप नहीं कर सकते। देखिए लिखा है एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ मैरिज, मैरिज रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा, तो इस बेसिस में इसका आंसर वॉइड हो जाएगा। ठीक, देखिए ल्यूनेसिस, ल्यूनेटिक पर्सन मींस एक पागल व्यक्ति का अर्थ है विकृचित मन का व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक, पागल व्यक्ति ल्यूनेटिक होता है। देखिए यहां पे देखिए लो है, लो नहीं है, यहां लॉ होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग, ये बहुत ही लीगल मैगजीन में चलती रहती है। देखिए एक एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए, एंड एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टी। क्लियर?
देखिए इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सभी एक्ट सभी पे लगता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई मतलब नहीं है। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सेक्शन 2 भी, अगर आप सेक्शन 2 देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कम टाइम है कम पढ़ना है सेक्शन 2 और सेक्शन 10 से लेके 31 तक, अगर आप इतना अच्छे से कर लेते आपको पासिंग मार्क्स के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है, बहुत अच्छे से इजी तरीके से आप कर लेंगे। और जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसके हिसाब से करिए आपको बहुत ही अच्छे से पेपर आपको सॉल्व हो जाएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। और एक बार जब भी रिजल्ट आए उसके बाद मुझे बताइएगा जरूर किसको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या हो जाएगा यहां पर 2H। ठीक, आपको मैं दिखा देता हूं भी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 मैंने बताया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए देखिए एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। 2H बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 है, तो अच्छे से याद करिएगा। देखिए 29 लॉ किसको फॉरबिडन करती, मना करती, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका आंसर इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लीगल नहीं है, उसको कहीं भी तरीके से इलीगल लॉ के द्वारा कानून द्वारा निषिद्ध है। जैसे एग्जांपल, मैं इसको मारूंगा तो तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, मार दिया उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेके इन्फोर्स कराने गया, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इसको फॉरबिड करता है, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक, 29 का बी। एग्रीमेंट कहां डिफाइन है बताइए, सिंपल। फिर चलते हैं, अभी चलेंगे 30 का डी, 2E। देखिए हो सकता है, देखिए 2E, एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्लियर, ओके फाइन। देखिए वॉइड एग्रीमेंट कहां है, देखिए कितने बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए 2G पर लिखा है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्स सेट टू बी वॉइड, आंसर 2G, तो इसका 31 का ए। ठीक है 32, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of a person to whom it is made, discuss under which section of Indian Contract Act। बताइए कहां लिखा रहता है, communication of proposal is complete when, section 4 लिखा है। देखिए communication when complete, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of person to whom it is made। आपने किसी को प्रपोजल दिया तो कब पूरा माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू होम। अगर आपने किसी के से, आपने बी से कहा क्या मेरा मकान 5,000 खरीदोगे, तो आपके प्रति कब पूरा माना जाए, जब उसकी नॉलेज में आ जाए। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। तो ये कहां दिया, सेक्शन 4, इसका आंसर 32 का बी होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। बताइए रेवोकेशन ऑफ ऑफर कहां होगा, दिखाते हैं आपको रेवोकेशन ऑफ ऑफर। देखिए रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, रेवोकेशन हाउ मेड सेक्शन 6 है, और 5 पे रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है। तो आंसर हो जाएगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर, तो आंसर सी। देखिए लिखा है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, आ गया सेक्शन 5। अब अगला क्वेश्चन है वेरियस, देखिए यहां पे आ गया वेरियस मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। क्या क्या मोड होंगे, किस मोड में रेवोकेशन ऑफ ऑफर होगा, इसका एग्जांपल बताइए क्या होगा। मैंने आपको दिखाया था सेक्शन 6 पे आएगा ये, 34 का ए। कैसे आया ये देखिए, रेवोकेशन हाउ में मोड्स आ गए, 1 2 3 4 मोड होंगे। क्लियर, देख कितना मार्जिनल नोट देख लीजिए, पेपर हो जाएगा।
बहुत ईजी, अच्छे नंबर आप अच्छे ला सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें अच्छे से स्कोर कर, सब्जेक्टिव में कम मिलते हैं एग्जाम में। जितना आप इसको एच लेके चलेंगे ना, अगले एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी। ठीक, देखिए फिर देखिए सेक्शन 2 आगे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, केवल सेक्शन 2 आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे रहा है। देखिए अपने यहाँ लॉ में, कानपुर यूनिवर्सिटी में आराम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चे ला रहे 95 97 नंबर तक ला रहे हैं, बहुत ही कम मेहनत से। ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो 100 पे 100 ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, व्हाट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बताइए, अभी आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। देखिए बताइए, दिखाते हैं आप लोग बेयर एक्ट देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। कहां पे दिया है इसका आंसर, बताइए। देखिए सेक्शन 2D, कंसिडरेशन फॉर अ फॉर्म इज 2D, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2D, कंसिडरेशन। ठीक, देखिए 36, section of the Indian contract says that parties to the contract should be competent to make the contract. Parties to the contract should be competent. यहां बात कर रहा है कौन पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखिए आप बताइएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, हो 10 और 11 में कंफ्यूजन होगा। अब आप ही लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, कंफ्यूजिंग है। देखिए यहां भी कंपीटेंट के बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है, यहां भी बात कर रहा है, लेकिन ज्यादा इंफेसाइज यहां पर है, हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कंपीटेंट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू सब्जेक्ट। तो यहां पर 11 इसका आंसर होना चाहिए, हु आर कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 36 का आंसर सी होगा। देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट डिस्कस्ड इन, तो सिंपल है यहां पर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्लियर? देखिए बहुत ही इजी तरीके से नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं। 38, a minor has obtained under benefit, he is required to restate back the benefit under the doctrine of restitution। अगर माइनर ने कोई बेनिफिट ले लिया है तो जब उसको प्रॉपर्टी में पोजीशन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी उसके आ जाएगी उसके अधिकार में, तब वो जो पार्टी जिसने दिया था उसको वो वापस ले लेगा, रेस्टिट्यूशन, पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना। ठीक, क्लियर? देखिए पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड इज, इसमें देखिए आज जो डिस्कशन हुआ था, वॉइड अब इनिशियो वॉइड, लेकिन एक अनसाउंड माइंड शुरुआत से ही वॉइड होता है, मतलब वॉइड अब इनिशियो शुरुआत से। देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो, देखिए दो चीजें होती है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है पहले वो कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया, वो वॉइड हो गया। लेकिन वॉइड अब इनिशियो का मतलब शुरुआत से ही वो वॉइड है। तो यहां पर इसका आंसर 39 का सी होना चाहिए। भी हो सकता है कुछ चीजें अगर इसमें एक्स्ट्रा लगी हो तो वो कहीं पर हो सकता है आपको वॉइड अब इनिशियो मिले, लेकिन ज्यादा प्रॉपर वॉइड अब इनिशियो होगा, ये बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कोरोजन कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 15 दिखा रहे हैं आपको। देखिए आइए, जल्दी आइएगा, देखिए लिखा कोरोजन इज डिफाइंड इज सेक्शन 15। देखिए कोरोजन डिफाइन आराम से देखिए, मिले अभी मैंने बेरे ऊपर ऊपर नीचे नहीं किया, देखिए आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। अभी देखिए मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज इज वॉइड, कहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। तो 41 का डी। अभी मैंने आपको देखिए ये भी दिखाया था 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन इज
कंटिंजेंट है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्लियर। 31। देखिए टेंडर को हम लोग एक तरह का ऑफर बोलते हैं, तो ये हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। अब जैसे आपने टेंडर, आपने क्या किया, क्या तुम मेरा मकान 5,000 50,000 खरीदोगे, तो कोई कंडीशन लगा देंगे तो फिर कंडीशनल ऑफर हो जाएगा। तो टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए, अब हम लोग 56 पे जाते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अगले क्लास में आपको, देखिए आज ये पेपर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 50 क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो को देखिए बड़ा नहीं बनाएंगे, अभी हम बात है लेक्चर्स की, 2 पार्ट में वीडियो खत्म करेंगे। देखिए एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, तो इसका आंसर हो गया 44 का डी। अब देखिए यहां पर, देखिए बहुत बड़ी दिक्कत है एक, यहां पर इन्होंने लिख दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिवेंटिव रिलीफ या इंजंक्शन की कहीं बात नहीं हुई है। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, SRA 1963। तो ये मान के चलिए यहां पे SRA 1963 लिखा हो, तो अब हम लोग ये मानते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज ग्रांट ऑफ ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ और इंजंक्शन इज डिफाइंड। चले हम लोग, चलिए देखते हैं कहां पर है जरा। एसआरए मिल गया। देखिए एसआरए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब आपको क्या बताएं, थोड़ा सा इसमें अगर आप मुझे एक दो लेक्चर अगर दे देंगे तो मैं आपको मेन मेन प्रोविजंस बता सकता हूँ इसका भी। देखिए आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ, अच्छा फालतू में क्यों नीचे तक जाए। ठीक है, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ग्रांट ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ और इंजंक्शन इज डिफाइंड, देखिए बताइएगा। ग्रांट ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ कहां पर है, देखिए ग्रांट ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ लिखा है, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांट है 36, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 45 में क्या दिया है, दिखाता हूं आपको, है ही नहीं, लीजिए। और देखिए 28 में भी कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, दैट इज 45 का ए। ठीक। अब टेम्परेरी इंजेक्शन कहां डिफाइन है, ये हम लोग दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसका आंसर तो 37(1) होगा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर क्या होते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ, ये भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी अच्छे से समझा देंगे। देखिए प्रिवेंटिव, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, 36 पे आइए, 36 पे देखिए 37। तो यहाँ क्या पूछा, टेम्परेरी टेम्परेरी इंजेक्शन मतलब कुछ समय के लिए। मान लीजिए कोई आपके घर के बाहर रोज गार्बेज फेंक रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, तो आप इस सेक्शन में जाके कोर्ट से कह सकते हैं आप आज ही के आज उसको कूड़ा हटाओ, क्योंकि वो मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, बदबू आ रही है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो टेम्परेरी इंजेक्शन में तुरंत कोर्ट ऑर्डर करेगी यहां से हटाइए, बाद में मैं सुनूंगा तुम्हारा अधिकार है नहीं है। देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन कहां दिया है, 37 क्लॉज 1, टेम्परेरी इंजेक्शन आर सच as to continue until a specified time or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of a suit and are regulated as by CPC 1908। तो 37 का 1 क्लियर। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत, ठीक। अब आ जाते हैं 47 पे। 47 क्या कहता है, ग्रांट ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन इज डिफाइंड। इस पे भी दिखाते हैं आपको हम, परपेचुअल इंजंक्शन कहां है, देखिए बताइए आप लोग।
देखिए परपेचुअल इंजंक्शन वन ग्रांटेड 38। परपेचुअल इंजंक्शन परमानेंट क्या इंजंक्शन है? जैसे आप मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वो कह देगा कि मेरा यह अधिकार है, तो पहले टेम्परेरी इंजंक्शन में ऑर्डर मना कर दिया कोर्ट ने। फिर परपेचुअल इंजंक्शन में वो एबल टू प्रूव, अगर वो प्रूव करने के लिए प्रूव कर गया कि मेरा यह अधिकार है, तो कोर्ट वहां उसको डिग्री कर देगा और वो वहां से उसे फीकेगा। तो यहाँ 38 आ गया इसका आंसर, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। देखिए एसआरए में आपको सब चीजें नहीं पढ़नी है, केवल उसके मार्जिनल नोट, वो भी लिमिटेड सेक्शंस के तो कोर्स में है। 47 का डी विल बी आंसर। अब किस सेक्शंस में इंजंक्शन कैन बी रिफ्यूज ये बताइए। लिखा 41 में होगा, इसमें लिखा है, दिखा मैं आपको उसे दिखा, मैं तो इजिली बता दूंगा लेकिन आपको थोड़ा देखिए, तो थोड़ा एक्ट देखिए तो कहां कहां क्या क्या एक्ट में फेमस। देखिए इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज लिखा है, इसका ये आंसर हो जाएगा 41। 41 देखिए, 48 का ए। अब 49 का डिफाइंस क्या करता है? अब सेक्शन 21 खोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा नहीं सेक्शन 21 किसका, एसआरए का कि कॉन्ट्रैक्ट, गलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 49 पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे। देखिए सर चलो चेक करते हैं, क्या ऐसी कुछ चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी है 21 पे, देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ लॉ की मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो होगा ही नहीं। अब हम लोग एसआरए पे जाते हैं, एसआरए के 21 पे देखते हैं क्या है। पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, पावर टू अवॉर्ड, देखिए देखिए कंपटीशन लिखा है, देखिए यहाँ पे मुआवजा लिखा, यहाँ सही लिखा, या कंपटीशन लिख गया, तो यहाँ गलत है, ये आएगा कंपनसेशन। ठीक, ठीक, कंपनसेशन के बारे में, तो यहाँ पे इसका आंसर 49 का बी आ जाएगा। ठीक, अब 50 का क्या होगा, 50 का भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए 50 बात करता है, सेक्शन 15 कहाँ, ये भी एसआरए का ही है, तो ये भी चेक करना वैसे ही पड़ेगा, तो ऐसे 16(5) 50 का बी होना चाहिए, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए लिखा हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्लियर 15, ये भी लीजिए क्लियर, हु में ऑब्टेन। ठीक है, देखिए 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसाइड फाइनल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, एनालाइज करिए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करिए, दी मेरे भाई। उससे अपने साथ के सारे फ्रेंड्स में पर को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए ज़्यादा व्यूज मिलेंगे, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, मैं पेपर सॉल्व करने के कॉन्टेक्ट के बाद भी, और अगर आप कहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा परीक्षा मंथन सिंगल से भी लेके, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा चीज़ों के लिए। और आप कहेंगे मैं लेक्चर भी ले आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा पांचों पेपर आपके लॉ केस में सॉल्व कर दूं। ठीक है, लेकिन आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा व्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तभी मैं आगे काम करूंगा। ठीक है, और जब भी पेपर का पैटर्न खत्म हो जाएगा, मैंने नई चीज़ें भी सोच रखी, वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।